So last time मैंने आपको नंबर ऑफ नोड्स बताया था. So we have calculated the number of nodes. तो पहले मैंने आपको बताया था और कि वो ऑर्बिटल वेव फंक्शंस रिपीट करो ना एक बार. ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, कर दूंगा उसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन को. सो नंबर ऑफ नोड्स में अपन ने लिखा था नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स. नोड्स विल बी इक्वल टू होता है दैट इज वैल्यू ऑफ एल या फिर नोडल प्लेन है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन. नोडल प्लेन दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल. सो एल के बराबर होता है फॉर एनी सबशेल. इन सबशेल है तो सबशेल के लिए एल का वैल्यू अपन को पता होता है, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल. नंबर ऑफ स्पेरिकल और रेडियल नोड्स, रेडियल और स्पेरिकल नोड्स जो होते हैं, स्पेरिकल नोड्स है ना, बिटवीन ऑर्बिटल्स. In orbitals we'll say that it will be equal to n minus l minus 1 orbitals of different shells, huh? Between the orbitals of different subshells, orbital of subshell. और दूसरा तो अपने पास थर्ड था, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम. नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम, ये बात अपने लिखा था n minus 1 लिखा था. अब अपन लास्ट टाइम मैं आपको l बता रहा था. अब ये कह रहा था कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात कर रहा था कुछ, कि सर ऐसे आप ऑर्बिटल वेव फंक्शन बता दो मुझे, है ना, ऐसा कुछ मतलब कोई बोल रहा था अपन से, सर ऑर्बिटल वेव फंक्शन बता दो. ऑर्बिटल वेव फंक्शन का मतलब होता है कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो उस रीजन को अपन कहते हैं ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. और उसके लिए हर एक ऑर्बिटल के एक शाई का वैल्यू होता है, और वो शाई जो होता है वो डिफाइन करता है कि उसका एम्पलीट्यूड वगैरह ऐसे डिफाइन करेगा. तो उसके लिए हमें जो ऑर्बिटल का रीजन होगा, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, भाई पहले आप ये बताओ कि ये किस शेल में है, तो अपन एन से बताते हैं. फिर ये बताओ कि वो कौन सा ऑर्बिटल, मतलब एस में है, पी में है, डी में है, किस में प्रेजेंट है, तो एल से बताते हैं. और फिर उसमें अब अगर पी में है तो उसमें तो एक्स वाई जेड एक्सेस है, तो ये किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स पे, वाई पे, जेड है किस पे, तो अपन एम से बताते हैं. और अगर एक्सिस पे प्रेजेंट है तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से कौन सा अप स्पिन या डाउन स्पिन, तो इससे बताते हैं. तो हमें एन से पता चल जाएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब किस शेल में प्रेजेंट है. एल से पता चल जाएगा किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एम से पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिटल, किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और एस तो स्पिन होता है. सो क्वांटम नंबर्स, हम इन क्वांटम नंबर से हर एक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे. एंड दीज क्वांटम नंबर्स आर रिजल्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. और श्रोडिंगर इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शाई एंड एनर्जीज. तो अगर एन आएगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो अपन ने लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था और अपन ने क्लास खत्म कर लिया था. स्पेरिकल नोड्स का मतलब हो गया, जैसे अपन अज्यूम करेंगे ना, तो देख एस ऑर्बिटल के लिए, तो क्योंकि मैंने ऑर्बिटल लिखा हुआ है, एस ऑर्बिटल के लिए अपन कहेंगे स्पेरिकल नोड्स, दैट इज. सर आपने वो डबल कोन तक पढ़ाया था. हाँ, वो एल का वैल्यू था, मतलब वो एल के वैल्यू से अपन ये बता रहे थे कि डी में नोडल प्लेन के साथ साथ अगर डी जेड स्क्वायर होता है तो नोडल कोन होते हैं उसमें दो. अपन ने वो पढ़ाया था. हाँ सर. उसी से कंटिन्यू कर रहा हूं. फिर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा था अपन ने, सेकंड पॉइंट पढ़ना था. तो देख एस ऑर्बिटल होगा तो ये मान लेते हैं अपन न्यूक्लियस है, तो एक 1s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, 3s ऑर्बिटल होगा. तो सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो राइट एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप होते हैं, सिमेट्रिकल होता है. तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई एस 1s है तो उसका रीजन छोटा होगा 2s के कंपैरिजन में, क्योंकि 2s का पैरामीटर बड़ा है एज कंपेयर टू 1 से, और 2s के पैरामीटर से 3s का पैरामीटर और भी बड़ा है. मतलब जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा. तो अगर 1s में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होगा, 2s में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होगा, 3s में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होगा. अब अगर अपन p ऑर्बिटल की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, देखो सर
अपन कहेंगे p ऑर्बिटल तो सेकंड शेल से शुरू होता है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई देखो अगर p ऑर्बिटल में तो 2p भी होता है, 3p भी होता है, 4p भी होता है, ऐसे। तो 2p में भी अपन कहेंगे px py pz, तीन होंगे। 3p में भी अपन कहेंगे px py pz, इसमें भी तीन होंगे। 4p में भी अपन कहेंगे px py pz, ये भी तीन होंगे। तो इस टाइप से सभी के ऑर्बिटल्स होंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक एक्सिस पे चूज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस पे बनाएंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। वी नो दैट ऐसे तीनों एक्सिस पे होता है px py pz। अपन किसी एक एक्सिस पे देखते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसमें 2p बना रहा हूं मैं, ये 2p ऑर्बिटल है। तो अपन ना px ऑर्बिटल को बना लेते हैं, ये 2px है, ठीक है। तो 3px कहां होगा, 3px यहां, ये 3px, ये 2px। तो 4px कहां होगा, तो अपन कहेंगे 4px, 4px यहां होगा। तो 5px कहां होगा, इसके बाद होगा। तो एक बात बताओ सर, आपने 4px जो बना रखा है उसके अंदर तो आपने 2px और 3px भी शो कर रखे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि p ऑर्बिटल का शेप तो डम्बेल शेप होता है, लेकिन 4p के लिए ये पूरा स्पेस नहीं मिलेगा जो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल होगा, बहुत कम स्पेस होगा। मतलब 4p में भी बस इतना ही स्पेस 4p इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है। मतलब 4p इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऑर्बिटल उसके लिए होगा, बस ये रीजन होगा जहां 4p में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आइदर वहां या फिर यहां। और पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे पहले भाई न्यूक्लियस से पहले sb होंगे। तो अगर न्यूक्लियस से पूरा रीजन दूंगा कि ये 4p का पूरा रीजन है, ये 4p का, तो अपन कहेंगे ये बताओ कि भाई 4px है तो फिर 3px कहां होगा, वो भी तो x एक्सिस पे ही होगा। तो 2px कहां होगा, वो भी तो x एक्सिस पे ही होगा। तो पूरा सर तो रीजन फिर बस पूरा कॉर्नर ही, वाले में बोलो। सिर्फ कॉर्नर के रीजन्स में क्यों हो सकता है वो, मतलब जो ऐसा थोड़ा सा अंदर को जा रहा है बचा हुआ, उसमें नहीं हो सकता? नहीं इधर जाएगा तो फिर इधर तो 3p है। नहीं सर, इधर नहीं, हम्म, वो जो जैसा थोड़ा सा जगह है सर ना। बाउंड्री ये बाउंड्री वाली, इधर सर ना, हाँ ये सर, ये साइड से, साइड इधर से। कैसे हो सकता है भाई मेरे, अभी तो और भी बहुत कुछ है उसमें। अगर अपन कहेंगे कि इधर और इधर भी, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इधर भी तो कर सकता हूं जो बीच में इधर है। हाँ तो एक बात बताओ, 3p से पहले, 3p से पहले 3s भी तो होगा, तो इसमें s ऑर्बिटल अच्छा भी सर, होगा। समझा। सर एक मतलब, डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने बोला था ना कि पी ऑर्बिटल में वॉल्स के आसपास नहीं हो सकता, तो हाँ अभी बिल्कुल नहीं तो हो वो सकता। उधर ही है, अभी वॉल्स तो क्या, उधर ही है। वॉल्स क्या, मैं तो बात कर रहा हूं कि इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा बस, वॉल्स की बात ही नहीं कर सर रहा। सर पर वो आपने बोला था ना कि मिडल में होगा। हाँ तो तब बोला था जब मैंने पूरा एरिया बताया था कि उसका डम्बेल शेप होता है। डम्बेल शेप अपन कहेंगे डम्बेल शेप होता है, लेकिन पूरा शेप में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ थोड़े से पार्ट में होगा कहीं इधर, बाकी पार्ट तो 1s का पार्ट भी आएगा, राइट ना। भाई आप न्यूक्लियस से क्या लिखोगे, मान लो मुझसे कहा गया कि आपने कहा कि देखो सर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अब इसके बाहर 1s है, ये 1s हो गया, अब इसके बाहर 2s है। तो तुम्हें एक बात पता है कि s का एनर्जी कम होता है p से, मतलब 2s का एनर्जी कम होगा 2p से, मतलब 2p इसके बाहर होगा, मतलब 2s के बाहर होगा 2p। p का एनर्जी ज्यादा होता है ना 2p का 2s से, तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ना 2s का, तो p उससे बाहर होगा। मतलब अगर मैं px लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज px। अब px होगा तो इसके बाद फिर 3s भी लिखो, तो अपन कहेंगे अब 3s यहाँ सर सर बोलो। ये नहीं समझा, एक बात बता सकते हो क्या? ये जो क्या, आपने अभी अभी समझा, एस एस का ये लेस होगा, छोटा होगा पी से, और फिर
वो आपने कैसे किया, मतलब क्या आप क्यों? वो बता सकते हो अपन कैसे? ने बताया तो था, पहले बताया था ना मैंने, एस की एनर्जी कम होती है पी से, पी की एनर्जी कम होती है डी से, डी की हाँ एनर्जी सर, कम होती है एफ से। यस सर, ये नहीं सर, उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो मैंने ये कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो पहले 1s फिल करते हो, फिर 2s फिल करते हो, फिर 2p, फिर 3s। इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम होती है इससे, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब है 1s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, उसकी एनर्जी कम है -13.6। हाँ सर। तो जिसकी एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। इसकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब अपन ये नहीं कह सकते ना कि भाई 2p न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा 2s से, इम्पॉसिबल, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता है। यस सर। तो 3s मतलब 1s पहले आएगा, उसके बाहर फिर 2s आएगा। तो अपन ये तो बोल ही नहीं सकते कि 2p का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकता है, इस रीजन के अंदर तो आ ही नहीं सकता। मतलब ये वाला रीजन तो किसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, क्योंकि वहां तक तो 2s है। तो फिर 2p कहां होगा? उससे बाहर, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है ना उससे। तो फिर 2p के लिए अपन को थोड़ा सा रीजन मिलेगा, ये वाला दे दो, ये 2p का रीजन। अब क्या? यस सर, अंडरस्टूड। 3s। अब हाँ सर। वेट करते हैं, मुझे भी बताने दो ना। तुम लोग मतलब आराम से, पता तुम लोग ऑब्जर्व करो ज्यादा, मतलब जब क्वेश्चन पूछेंगे ना कि हाँ देखो अब कोई डाउट है तब पूछो। क्योंकि मैं ना एक सीक्वेंस बनाऊंगा, अब बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन ना बहुत सारा नहीं पढ़ सकते इसमें। अपने जितने क्वेश्चन में सिलेबस में ना, ये भी शायद कोई पूछेगा अपन से, लेकिन हमें पता होगा कि अच्छा ऐसा होता है, सबने मुझे बता रखा है। अपन कहेंगे अब 3s के बाद 3p बनाओ। लो भाई अब 3p ऐसे बनाओ। अब ये है 3p। मतलब अब जो पूरा डंबल बनाया आपने, लोब बनाया ना, इस लोब में अपन को पता है कि इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे अपन कहेंगे भाई 3p के लिए अपन को ये वाला पार्ट मिलेगा बस, ये वाला पार्ट मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि उससे अंदर तो फिर 3s है, उसके अंदर 2p है, उसके अंदर 2s है, 1s है, न्यूक्लियस है। तो फिर अपन पूरा लोब कैसे बता सकते हैं? जो ऑर्बिटल अपन ने डबल डंबल बनाया वो पूरा थोड़ी हो सकता है, थोड़ा सा रीजन मिलेगा उसमें, एंड दोस रीजंस आर कॉल्ड ऑर्बिटल। अब ये तो px बनाया, अब py बनाऊंगा, pz बनाऊंगा, तो इतना नहीं करने वाले अपन को, बस ये देखना था कि कितना अपन को जगह मिल रही है। ठीक है ना? अब अपन कहेंगे देखो ये तो था 2p और ये था 3p। अगर 2p और 3p के लिए अपन लिखेंगे तो हम सिर्फ p पे फोकस कर रहे हैं। 2p और 3p के बीच में एक रेडियल नोड बनेगा। 2p और 3p के बीच में एक रेडियल नोड बनेगा। 2p और 3p के बीच में एक रेडियल नोड बनेगा, और वो ये। अब बाकी सब भूल जाओ, जो रेड वाला है ना, बस उन दोनों को देखो। अगर अपन कहेंगे 2p में कोई रेडियल नोड होगा क्या? अपन कहेंगे 2p का कोई रेडियल नोड नहीं होगा। क्यों? 2 से तो p शुरू ही होता है, उसमें नोड कहां से बता दो? तो 3p में अपन कहेंगे हाँ, अगर आप 2p और 3p के बीच में बोलोगे तो ये 2p है, और इधर 3p का अगर इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो अपन कहेंगे इनके बीच में गैप जरूर आएगा। ये गैप जो है ना, इसी को अपन नोड कहेंगे, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तभी तो आपने ये गैप बनाया जो आप कह रहे थे, उस स्पेस को ले लो ना सर। तो अब देखो तुम रेडियल नोड वहां कैलकुलेट करके, अगर मैं 2p लिखता हूं तो n का वैल्यू 2 होगा, l का वैल्यू 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 होगा तो 0 हो गया। लेकिन अगर मैं 3p लिखूंगा तो अपन लिखेंगे n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, -1 है, तो 3p के लिए कितने रेडियल नोड्स आएंगे? 1 आएगा। और 3p के लिए एक रेडियल नोड इसलिए आया क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है ना नोड, वो है वो। तो 4p होगा तो 2 आ जाएगा। 4p क्यों? क्योंकि अब आप एक नोड इनके बीच में बना चुके हो, एक इन दोनों, एक ये वाला नोड बना चुके हो आप, और एक ये वाला नोड बना दोगे आप।
एक ये वाला नोड है आपके पास जो इन दोनों के बीच में है, एक इन दोनों के बीच में जो नोड बनाया है, एक वो हो जाएगा और एक इन दोनों के बीच में नोड हो जाएगा। ये दो नोड्स हो जाएंगे अगर आप 4p में लिखोगे तो, अगर 4p के लिए लिखोगे तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द स्फेरिकल नोड और द रेडियल। और नोड्स इन द एटम, ऑब्वियसली बात है, आप बताओ भाई एटम में कितने शेल। अच्छा देखो एक बात और है, जैसे अपन नोड इन द एटम लिखेंगे तो अपन कहेंगे अच्छा देखो नोड इन द एटम का मतलब हो गया फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जितने शेल होंगे तो दो शेल के बीच में एक नोड होगा, इन दोनों के बीच में एक नोड हो गया, इन दोनों के बीच में एक नोड हो गया। अब इसके और इसके बीच में थोड़ी नोड बताओ। तो जितने शेल हैं n-1, इसलिए अपन ने लिखा नोड्स इन द एटम। आप बताओ कितने शेल है, हर एक शेल के बीच में एक नोड काउंट करो, यू विल गेट द नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स। बोलो सर ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते कौन सा वाला? सर नंबर ऑफ नोड्स इन द एटम। आप एटम सर का सर अब रुक जाओ। सर आपने वो रब कर दिया सर, मुझे उसमें डाउट था। बोलो। सर आपने जैसे बोला था कि जैसे 2p और 3p के बीच में एक नोड होगा या फिर 2p ये है। ऑर्बिटल के बीच में। हाँ सर। सर लेकिन उसके बीच में एक s वाला शेल भी अगर आ गया सर, उसमें तो फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा हाँ, ना तो हमें? इसके स्पेरिकल नोड बिटवीन द सब शेल ना, सेम सब शेल p के नोड्स बता रहे हैं अपन, s की बात नहीं कर रहे हैं। ओके सर, सो मतलब अगर हम p की बात करें तो हमें s को नहीं इंक्लूड करना है उसमें? इंक्लूड नहीं करना है, उसके लिए है। तो देखना कोई एटम बना ले, मान ले एटम में कितने शेल है, तो देख इन दोनों के बीच में एक नोड बनेगा, इन दोनों के बीच में एक नोड बनेगा, इन दोनों के बीच में एक नोड बनेगा, 3 नोड्स हो गए। शेल बताओ कितने हैं, कितने नोड्स बने? 4 n-1। यस सर। ठीक है, सर बोलो। सर तो जब हम लोग शेल के नोड की बात करेंगे तब हम लोग सब शेल और वो सब कंसिडर नहीं करेंगे ना? मैंने साफ साफ मतलब लिखा सिर्फ तो है, देखो ओके सर, मतलब भाई सिर्फ शेल का s ही देखना। ऑर्बिटल के लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, क्योंकि l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए होगा। 0 होता है। हाँ तो देख लो ना, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, तो 4s तक कितने नोड्स होंगे? 3, क्योंकि l का वैल्यू तो 0 होता है। हाँ सर, अब समझा अच्छे से। ठीक है। अब मन को पता क्या करना है, मैंने नोड्स कैलकुलेट करना बताया ना आपको, मुझे सिर्फ मीनिंग बताना था कि नोड्स का मीनिंग क्या होता है, दैट्स ऑल। अब अपन चेक करेंगे इसमें ना, अपन को जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना, मेनली जो अपन लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे क्वांटम नंबर्स से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अपन से हमेशा नोड्स के बारे में ही क्वेश्चन आया, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो नोड्स से रिलेटेड आए। सर कैमरा कैमरा क्या हुआ? अच्छा तो है, जूम हो जूम नहीं हुआ अभी, तो मैंने कुछ उसमें लिखा नहीं इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जूम हो गया, लिखने तो दे। अच्छा जूम हो गया था, मैं बड़ा देख रहा था, सही तो बोल रहा था, ठीक है। हाँ तो अब अपन क्या करेंगे ना, अपन बात कर रहे थे ग्राफ की, अपन सिर्फ 3 टाइप्स के ग्राफ पूछेंगे, 3 टाइप्स के ग्राफ पूछेंगे। एक ग्राफ होगा दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, that is psi versus distance from the nucleus, सर कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए। distance from the nucleus चलेगा, ये लो कर दिया मैंने, एक मिनट रुकना, ऐसा ना कैमरा गिर जाए, एक मिनट रुकना बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है चलेगा। ऑर्बिटल वेव फंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ध्यान देना है क्योंकि मैं तीनों पहले एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे सर आपने किसको क्या बताया था मुझे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब होता है शाई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको अपन आर से डिनोट कर देंगे। और एक थर्ड ग्राफ होगा दैट इज ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी लिखेंगे तब भी अपन यही बताएंगे उसमें। उसको अपन इससे या फिर इससे डिनोट करते हैं या इससे ही कर लेते हैं अभी अपन, वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये 3 टाइप के ग्राफ अपन से पूछेंगे। अब पता क्या होगा, अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे ग्राफ को बताएंगे। सीधे ग्राफ पे आते हैं, क्योंकि मतलब जितना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तुम्हें लगेगा बहुत ज्यादा है, मतलब काफी कुछ। जो मैंने इससे पहले जो डायग्राम बताया ना उनका भी ज्यादा यूज नहीं है, उनसे कोई पूछता तो है नहीं अपन से, नहीं मतलब उसमें कोई ज्यादा कुछ पूछता तो है नहीं, तो फालतू में क्यों मतलब करना। सीधा ग्राफ आता है, ग्राफ पे आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस r। देखो भाई अपन को पता है वैल्यू ऑफ psi signifies only the amplitude of wave, the amplitude of wave और एम्पलीट्यूड अपन को पता है वो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ड्रॉप। इट्स वैल्यू इज डेफिनेट, single value and continuous from minus infinity to plus। बस दोनों का सम जो आता है वो 1 आता है, वो अपन इससे पहले लिखा हुआ है। अब अपन ग्राफ की बात कर लेते हैं, जो ग्राफ अपन से पूछेंगे। ये 1s का ग्राफ है psi वर्सेस r के लिए। ये 2s का ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पर psi वर्सेस r के लिए, दिस इज 2s। ऐसे ना ग्राफ कंपैरिजन के लिए मैं एक साथ बना रहा हूँ कि भाई सारे ग्राफ अपन एक साथ बना लेंगे तो अपन को कंपैरिजन पता रहेगा कि सर आपने कैसे ग्राफ किसके लिए बताया था। और इसके लिए psi वर्सेस r का ग्राफ, और फिर अपन लिख लेंगे दैट विल बी 2p 3p psi वर्सेस r। ऐसे अपन ग्राफ बना सकते हैं, और फिर अपन 3p भी बना लेंगे ऐसे, फिर अपन और भी ग्राफ बना देंगे। अभी यही देख लेते हैं, फिर आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो कुछ ग्राफ में आपसे पूछ लूंगा। ये ग्राफ ड्रॉ करना है मैं करूंगा, हाँ और क्या, ये ऐसे लिख लेंगे ना अपन कंपैरिजन के लिए, तो बता रहा हूं मैं बताऊंगा ना ग्राफ कैसे करना है। चल पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, पहले देख लो, अब बनाने के पहले देख लो, उसके बाद फिर ड्रॉ करना। पहले देख लो सब लोग, रुक के अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ग्राफ क्रूशियल होगा अपने लिए। पहले अपन ग्राफ में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, क्योंकि रेडियल नोड मतलब r होगा। वो रेडियल नोड्स जो अपन ने लिखा था ना, तो अपन ने लिखा था ना ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन r से डिनोट किया था अपन ने, मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन, है ना, तो थीटा और फाई से डिनोट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रेडियल वेव फंक्शन r जो होता है उसका r हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन कहेंगे भाई एस के ग्राफ बना रहे हैं, एस में अपन कहेंगे सर एस का तो शेप आपने स्फेरिकल बताया था, पहले देख लो है, फिर उसके बाद ग्राफ बनाऊंगा मैं। आपने इसका शेप तो स्फेरिकल बताया था, और आपने कहा था ठीक है इसके क्वाड्रेंट हम z एक्सिस खुद अज्यूम कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y और x अपने आप हम बना लेंगे। अब आपने कहा था ये स्फेरिकल होता है और इसमें फ्लाइज छोड़ दो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फ्लाइज की सेंटर में होने की होगी, तो इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, सेंटर में। तो मैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर सेंटर में, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं ग्राफ को ऐसे बना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां हो जाएगी क्योंकि यहां पर आपने psi लिखा हुआ है,
और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब अपन ने क्या किया है, सभी एटम में एक ही क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, जबकि अपन को 4 क्वाड्रेंट पढ़ने चाहिए। तो बाकी क्वाड्रेंट में भी अपन ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब अगर कोई मुझसे कहता अच्छा इधर बताओ इधर वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है इसमें भी मैं ऐसे बता दूंगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इधर होती है और जैसे जैसे दूर जाता तो ऐसे हो जाता। और इधर इधर भी ऐसे करता, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इधर होता है सेंटर में और जैसे जैसे दूर जाता तो वो डिक्रीज होता रहता। और वैसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ। मतलब अपन ने जो ग्राफ बनाए हैं ना वो सारे के सारे एक ही क्वाड्रेंट के बनाए हैं, बाकी चारों एक जैसे अपन बना सकते हैं क्योंकि एटम तो स्फेरिकल है और आप यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में अपन से ग्राफ बता रहे हैं और वही अपन से पूछेंगे एग्जाम में। लेकिन वो एक तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चारों क्वाड्रेंट बता रहा हूँ। जरूरत पड़ेगा तो ऐसे करके और जैसे इधर बनाओगे वैसे उधर बना देंगे, चारों में एक जैसा बनाना होता है। एटम तो स्फेरिकल शेप में होता है और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1s में अपन क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होता है, s ऑर्बिटल है इधर और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताएंगे। अब अपन कहेंगे सर ठीक है आपने ये 1s बता दिया, लेकिन अब इसके बाद आएगा ना 2s, तो वो भी स्फेरिकल है, तो 2s में कैसे बताओ। तो मैं कहूंगा देख भाई अब अपन आ जाएंगे अपने वेव मैकेनिकल मॉडल पे। वेव मैकेनिकल मॉडल बोलो, कुछ नहीं बोला तो मेरे कान बज रहे हैं, क्यों कोई कुछ बोल रहा है। चल ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब आ जाएंगे अपन अपने वेव मैकेनिकल मॉडल पे। अब 2s की बात कर रहा हूं है इसको, अपन कहेंगे देखो सर अब ना आप ऐसे करो, ऐसे करो 2s के लिए, ये 1s हो जाएगा क्योंकि 1s तो अपन को पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी कितनी कहां पर है, ज्यादा है। तो अब अपन क्या करेंगे 2s में एक अपन के ऐसे कर देंगे कि देखो हमें क्या बताना है, हमें 1s और 2s के बीच में एक नोड बताना है। तो अपन कहेंगे देखो 1s में तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 1s के लिए तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ऐसे, तो अपन कहेंगे 1s तो ऐसे होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन 1s और 2s के बीच में एक नोड होगा इन दोनों के बीच में, और वो नोड कब आता है, तो अपन देखो जब अपन को पता है ना, जब अपन वेव्स को पढ़ते हैं ना तो अपन क्या बोलते हैं, वेव्स ना आप ऐसे बनाते हैं, और अपन वेव मैकेनिकल मॉडल में यही तो कर रहे हैं कि भाई इसको ऐसे कर लो। तो अपन यही तो बना रहे हैं कि ये अपना एक शेल हो गया, ये अपना दूसरा शेल हो गया, ये अपना थर्ड शेल होगा, ये वेव की फॉर्म में तो बता रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में एक नोड आएगा, ये वाले पॉइंट को अपन नोड कहते हैं जब एम्पलीट्यूड 0 होता है। जब एम्पलीट्यूड 0 होता है मतलब साई का वैल्यू 0 होता है, उसको अपन नोड बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये जो है ना इन दोनों के बीच में एक नोड आएगा। अगर इन दोनों के बीच में एक नोड आएगा तो फिर मुझे इसको नोड मतलब साई का वैल्यू एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो लो भाई नोड आया। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता हूँ ऐसे ताकि अपन को अच्छा लगे देखने में। तो अपन कहेंगे ये लो ऐसा आएगा, एक नोड बनेगा। तो ये जो वैल्यू है ना ये नोड है, ये 1s है जैसे ये था वैसे ये है, और ये 2s हो जाएगा। इसको टच करूंगा तो फिर एक और नोड बन जाएगा। अगर मैं नोड बनाऊंगा तो फिर मुझे 3s की बात भी करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं एक और बनाऊंगा तो वहां 2 नोड हो जाएंगे। 2 नोड का मतलब है ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। तो मैं इधर ऐसे कर लूंगा, ये एक नोड हो गया, ये सेकंड नोड हो गया। मतलब इधर एक नोड हो गया, इधर एक नोड हो गया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, 3s हो जाएगा। तो वेव बनाना शुरू कर दिया मैंने ऐसे। तो फिर सर कहेंगे आपका बैंडविड्थ रेड हो गया है, बहुत वीडियो ब्रेक हो रहा है। देखो भाई जरा, नहीं सर बराबर दिख रहा है मुझे। तो मैं ठीक दिख सर रहा मुझे है? भी ठीक अभी दिख रहा है। वाइट हुआ। नहीं पहले भी सही था, तुमने वैसे ही बोल दिया बस, है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देख हम लोग ना वेव की बात कर रहे थे ऐसे, जब एम्पलीट्यूड 0 होता है तो उसको अपन नोड कहते हैं। तो जब भी इस लाइन को ये ग्राफ टच करेगा ना तो अपन कहेंगे वहां एक नोड है। तो इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर टच करेंगे तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा शायद। तो अपन क्या करेंगे नोड्स बनाएंगे इस तरीके से। अच्छा नोड्स अपन कहेंगे, ये बताओ सर नोड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? हाँ तो अभी बताया था, नोड्स n - l - 1 इसके लिए 0, ये ना
अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ना अपन ने, n माइनस एल माइनस वन, सो नोड इज इक्वल टू 1, नोड इज इक्वल टू 2, नोड इज इक्वल टू 3, n माइनस एल माइनस वन से कैलकुलेट करूंगा ना, इसमें नोड इक्वल टू 0, 2p में तो होता ही नहीं, तो नोड इक्वल टू 0 बताया था ना, 3p में 3p और 2p के बीच में होगा, तो नोड इक्वल टू 1, n माइनस एल माइनस वन, ये अपन को पता है नोड्स कैसे कैलकुलेट। सर एक डाउट, बोलो। सर 2s तो नेगेटिव में चला गया ग्राफ तो में। बोला था ना, नेगेटिव भी होगी वैल्यू और पॉजिटिव भी होगी, वे भी तो बनाई आपने, तो वे फंक्शन बताओगे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे ना, नीचे अपन नेगेटिव बनाएंगे, ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो तभी तो लिखा वहां पर कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मैंने लिखा ना कि तो वो उससे कुछ negative- डिफरेंस नहीं होगा ना? ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, क्योंकि हमने तो सिर्फ एम्पलीट्यूड ही तो बनाया है, ये ओके सर। ठीक है ना। तो अब इसमें अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन इसमें ऐसे बोल देते हैं, ये मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ अपन नेगेटिव लिख लेंगे या पॉजिटिव लिख लेंगे, और ये वेव फंक्शंस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और यहाँ भी पॉजिटिव है। अब 2p को बनाना है, तो 2p को कैसे बनाएंगे, तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अब 2p में थोड़ी ऐसे होता है कि अपन न्यूक्लियस से शुरू करेंगे, वो स्फेरिकल थोड़ी होता है, 2p कैसे होता है, तो अपन चलो पहले 2p का शेप देखते हैं। अपन कहते हैं 2p को ना ऐसे बनाते हैं, 2p को आपने डंबल शेप बनाया ना, तो इसका मतलब ऐसे रहा होगा, ऐसे वेव बनाऊंगा ना, तो 2p इज लाइक दिस, डंबल शेप। तो ये जो होगा ना पहला वाला, ये 2p होता है, तो अपन कहेंगे ये तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर मैं लूंगा, एक ही क्वाड्रेंट को, तो इतना बनेगा बस, तो बनाओ, और 3p होगा तो नेक्स्ट वाला डंबल भी बनाना, तो अपन कहेंगे क्योंकि फिर अपन को बड़ा डंबल बनाना पड़ेगा ना ऐसे, अगर 3p होगा तो इधर बड़ा वाला, तो अपन कहेंगे अच्छा 2p है तो फिर इतना ही बनेगा बस, एक क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट, और p नहीं बनेगा, तो 3p बनेगा, तो 3p ऐसे बनाऊंगा, ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, तो 4p बनेगा, तो एक और लो ऑर्बिटल, तो अपन लो भाई, 2p बनेगा ऐसे, 3p बनेगा ऐसे, और 4p ऐसे आ जाएगा, ये लो भाई 4p बन गया, तो टच नहीं करूंगा, ये 2p है, बीच में एक नोड है, ये 3p है, बीच में एक नोड है, और ये 4p है, ये नोड्स है, ये पॉइंट जो है ये नोड्स है, ये वाले पॉइंट जो होते हैं वो नोड्स होते हैं, इसमें दो नोड्स हैं, आपने लिखा हुआ है, इसमें नोड ए बी इक्वल टू 3, तो ऐसे अपन बनाते हैं। अब अपन कहेंगे सर ठीक है, ओके मान लिया, एफ वगैरह में भी पूछ लो हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन कहेंगे सर मुझे इन ग्राफ में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, वो क्या, एक तो आप एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, किसमें, न्यूक्लियस में, क्योंकि भाई जब आप ऐसे लिखोगे और आपने स्फेरिकल बताया, तो आपने कहा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में है, उस सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है उसके, एक तो मुझे वो प्रॉब्लम, ठीक है वो प्रॉब्लम तो छोड़ो, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी बता रहे हो कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है, हाउ कैन यू से दैट कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, चलो इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं, भाई नेगेटिव साइन जो लगाने का मतलब है इसमें, तो हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो अपन कहेंगे जब वहां इस रीजन में आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने की बात ही क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि वहां इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, तो आप क्यों बात कर रहे हो, जब आप ऐसे वेव मैकेनिकल मॉडल बता रहे हो मुझे कि दिस इज अ वेव मैकेनिकल मॉडल, ऐसे आप ऐसे बता रहे हो मुझे वेव मैकेनिकल मॉडल, तो इसमें आप मुझे बता रहे हो कि एक वेव, एक मतलब ऐसे बनेगा शेल, दूसरा शेल ऐसे बनेगा, थर्ड शेल ऐसे बनेगा, तो ठीक है, आप मुझे यहां तो नेगेटिव में बता रहे हो, यहां पर पॉजिटिव में बता रहे हो, लेकिन नेगेटिव में कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है वो तो करेक्ट है कि भाई प्रोबेबिलिटी तो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम शाई को स्क्वायर कर देते हैं, भाई स्क्वायर तो कभी किसी नेगेटिव का स्क्वायर भी
नेगेटिव नहीं आ सकता ना, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो अपन कहेंगे सर एक बात है, ये तो आप कहीं ना कहीं, मुझे डॉपलर इफेक्ट होता है, मतलब जिसमें अपन साउंड पढ़ते हैं ना, तो साउंड में एक कंसेप्ट होता है, साउंड में एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास कोई वेव है, मतलब साउंड में एक कंसेप्ट होता है कि लाइट और साउंड में दोनों में, कि अगर आपके पास कोई वेव है और उस वेव में अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल जाएगा। और आप अगर यहां मुझसे शाई को स्क्वायर करवाओगे तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने लगोगे। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई उसी पार्ट को लिखेंगे, मैं उसको वर्ड्स में लिखता हूं, आप उसको समझो। वो फैक्ट है, दैट इज अ डॉपलर इफेक्ट, वो काफी बॉर्न ने भी काफी उसको डिस्कस किया है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो आप, यू विल गेट द इंटेंसिटी। सो अकॉर्डिंग टू बॉर्न इंटरप्रिटेशन, मैं वो नाम लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू बॉर्न इंटरप्रिटेशन, the square of amplitude signifies the intensity of sound or light at any point of wave. Similarly, हम बिल्कुल ऐसे इसमें अज्यूम कर लेते हैं, सिमिलरली स्क्वायर ऑफ शाई, सिमिलरली अगर अपन शाई का स्क्वायर कर दें तो अपन कहेंगे देखो भाई, सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ शाई, द स्क्वायर ऑफ शाई, तो अपन उसको ऐसे कर लेते हैं भाई, शाई स्क्वायर signifies the intensity or the presence of electron in a region, signifies the intensity, यहां पर इंटेंसिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन अ रीजन called orbitals. So therefore we'll write that psi square signifies the probability of finding the electron and in the region. So psi square signifies the probability density of electron in the region. Probability density of electron in the region. Its value is continuous, single value, and definite. It can vary, definite, as well as to प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अब इसका वैल्यू तो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, इसमें माइनस हो ही नहीं सकता भाई। इसमें अपन क्या कर रहे थे, एक तरफ अगर नेगेटिव ले रहे हो आप तो दूसरी तरफ उसी तरफ पॉजिटिव आ रहा था, अपन बना रहे थे ना कि भाई ऐसे बनाओगे आप तो इस तरफ नेगेटिव आएगा, तो दूसरी तरफ जो सर्कल बनाओगे आप, ऑर्बिटल बनाओगे, उसमें पॉजिटिव आएगा, तो आ रहा था। तो ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, जबकि अपन को पता था कि शाही एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाइट। बिल्कुल वैसे ही अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो प्रोबेबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अपन क्या करेंगे, अपन दूसरा ग्राफ बना देंगे, अपन कहेंगे भाई दूसरे ग्राफ में ये शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा, और इसमें अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ हो जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं ग्राफ में क्या चेंज है अपने। सो अपन कहेंगे दैट विल बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ होगा। सो साई स्क्वायर इज
The probability of finding electron signifies the probability of electron of finding the electrons. The electron. Its value is definite, single valued, वो तो अपन already लिख चुके हैं, continuous as well as plus positive, as well as plus infinity, वो अपन को पता है. तो चलो सब में साई स्क्वायर कर देते हैं. अब साई स्क्वायर करने से क्या होगा? जो प्लस वैल्यू होगा, मान लो 2 था तो बाद में स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा उसका वैल्यू, और क्या होगा? बना तो सेम रहेगा ना, लेकिन तो अपन क्या करेंगे, जो भी आपने नेगेटिव लिखे हुए ना वो सब पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा था ना, अब ये वैल्यू ऐसा होता है, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता वैल्यू. ये वाला वैल्यू मैं ऐसे कर लूंगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं, वो स्क्वायर हो जाएगा, इनके थोड़े साइज बढ़ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर कर दिया अपन ने. ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया, जो नेगेटिव था वो प्लस हो गया. मतलब इधर वाले पार्ट को अपन ऊपर बना लेंगे, इधर वाले पार्ट को अपन ऊपर बना लेंगे, इधर वाले पार्ट को भी अपन ऊपर बना देंगे. तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, 3s भी पड़ जाएगा ना. हाँ मतलब अब ऑर्बिटल साइज बढ़ेंगे अपन, 3s भी बढ़ जाएगा बिल्कुल. मतलब उनके सभी का स्क्वायर हो जाएंगे अब तो, जो भी वैल्यूज होगा. तो ये तो पहले से पॉजिटिव था तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो नेगेटिव थे वो सारे के सारे पॉजिटिव की साइड बना देने स्क्वायर करने से. ये वैल्यूज, तो ये वेव्स को अपन ने दूसरी तरफ बना लिए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव की तरफ बना दिए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव की तरफ बना दिए. उतने ही नोड्स होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव रहने दिए, और जो नेगेटिव थे जो उनको अपन ने पॉजिटिव बना दिया. ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3p हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा. एंड दिस इज दैट व्हाट वी राइट फॉर द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. अब अपन कहेंगे ठीक है सर, ओके, अब ये ग्राफ बना लो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है. आराम से और सही बनाना ग्राफ. हो गए. और ग्राफ सही बनाना, क्योंकि ग्राफ से ही क्वेश्चन आएगा अपन को मोस्टली, बाकी थोड़ा इजी होता है क्योंकि हर बार अपन से नोट्स ही पूछते हैं बस. अच्छा, और सब में स्क्वायर लगाना मत भूलना, है ना? स्क्वायर भी तो लगाना है इनमें, साई स्क्वायर वर्सेस आर की ग्राफ में स्क्वायर लगाना. और सही बनाना, मैंने जहां टच किया वो टच किया, जो टच नहीं किया लास्ट वाला वो ध्यान रखना कि टच नहीं करना है. फिर उसे जहां टच नहीं करना है मतलब वहां पर नोड हो जाएगा, क्योंकि अगर नोड 3 है तो अपन 3 नोड्स बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे. अब अपन कहेंगे हो गया, तो अपन कुछ बोला है, ये वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट हटा दूं? नहीं सर, सर वो लिखना. लिखना है बेटा, लिखो. अब इसमें अपन एक बात बोलेंगे कि सर अभी भी मुझे इन ग्राफ में प्रॉब्लम है.
तो जैसे आप बोल रहे थे कि ये वाले ग्राफ मॉडिफाइड हैं इस ग्राफ से, तो ये वाले ग्राफ इन ग्राफ के मॉडिफिकेशन होंगे, तो मॉडिफिकेशन बताओ पहले, तो प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो हो गया तो बोलो, फिर मैं आगे बोलूं। सर 2 मिनट। ठीक है, मैं आता हूँ मैगी बना के। अब ये वाला पार्ट अब पता है अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सर अब एक बात है, मुझे ना इन ग्राफ में अभी भी प्रॉब्लम है। वो क्या, आपने ठीक है पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया, लेकिन अभी भी आपने ये नहीं बताया कि इस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्यों बता रहे हो आप। भाई अभी भी अपन को इसमें दो प्रॉब्लम, मुझे पिछले वाले ग्राफ में भी लिख लेना था व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। इसमें ड्रॉबैक, एक तो अपने पास ड्रॉबैक है कि आप एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में बता रहे हो। भाई इधर तो न्यूक्लियस होगा ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे बता सकते हो। ग्राफ शोज, ग्राफ फॉर एस ऑर्बिटल शोज maximum probability in nucleus. In nucleus. एक बात दूसरी बात ये कि यहां पर आपने सभी वेव्स को सेम क्यों बना रखा है, सेम हाइट पे, इनको अलग अलग हाइट पे होना चाहिए। भाई आप ठीक है, इनको आप बोलो कि ये 2s है या 3s है, तो इनकी हाइट अलग अलग होनी चाहिए और वो प्रोबेबिलिटी वैसे। तो अपन कहेंगे ठीक है, स्क्वायर में अपन 2s का स्क्वायर, 3s का स्क्वायर, 4s का स्क्वायर अपन को डिफरेंट हाइट में बना लेना चाहिए, वो बना देंगे। द हाइट ऑफ है ना, राइट, crest in all graph must be different। ये दो प्रॉब्लम थे जो आप सब, तो अपन कहेंगे भाई एस ऑर्बिटल का तो अपन ऐसे कर लेते हैं, राइट, फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल where for s orbital where we know that electron that electron cannot be present inside the nucleus। वो तो हाइजेनबर्ग में देखा था अपन ने, present inside the nucleus। So to rectify this drawback, we divide the s orbital in the region of small volume। We divide the s orbital in the region of small volume, in the region of small volume dv। अपन ने क्या किया, हमको एक बात पता था, अब देखना अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, हमको एक बात पता था कि ये एस ऑर्बिटल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना, ये एस ऑर्बिटल,
अब जब अपन को पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इवन टच द न्यूक्लियस, अदरवाइज उसका वेलोसिटी अपन को पता था क्या होना चाहिए, इट इज 100 टाइम्स मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज इम्पॉसिबल। वो हाइजेनबर्ग में कैलकुलेट किया था ना अपन ने, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग। तो अपन ने क्या किया कि जो ये एस ऑर्बिटल था इसको अपन ने एक रीजन में डिवाइड किया कि देखो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, और रीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें डी ब्रॉगली को भी सेटिस्फाई करना था कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहे लेकिन इसी रीजन में रहे। और ये जो वॉल्यूम है, क्योंकि ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होते हैं, मतलब ऐसे हो गया एक बड़ा फुटबॉल, उसके अंदर छोटा फुटबॉल, और उसके अंदर बहुत छोटा फुटबॉल जो न्यूक्लियस। तो जो छोटा फुटबॉल और बड़े फुटबॉल के बीच में जो रीजन है वो डीवी हो गया अपने लिए, तो ये आपका डीवी। और ये डीवी वॉल्यूम में, मतलब डी इसलिए कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि अपन उसको भी बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं ले सकते, छोटा ही लेना होगा, और इसका जो डिस्टेंस होगा, थिकनेस होगा, वो अपन डी आर इज द थिकनेस ऑफ दिस। तो न्यूक्लियस से अपन कहेंगे आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट ऑर्बिट, या फर्स्ट जो अपन ने सर्कल बनाया हुआ। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये सब स्फेरिकल बता रहे हो आप, तो अपन कहेंगे द वॉल्यूम dv will be equal to, dv अपन क्या करेंगे, that will be equal to volume of bigger sphere minus volume of small sphere. So volume of large sphere minus volume of small sphere, वो अपन माइनस कर लेते हैं, तो अपन को ये वाला dv वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो लार्ज स्फीयर क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये हो जाएगा 4/3 पाई, r कितना हो जाएगा, r प्लस डी आर का क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई r। dr के क्यूब को अपन क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं भाई, तो अपन को पता है क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और लिख लेते हैं इसको r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r dr स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर dr, ऐसे कर माइनस 4/3 पाई r क्यूब। अब अपन को एक बात पता है, द dr इज वेरी स्मॉल, तो dr का क्यूब और स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटे होंगे, बिकॉज वो तो 10⁻⁻2 -3 ऐसे होगा मीटर्स। सिंस dr इज वेरी स्मॉल, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर dr ही बहुत छोटा है तो dr क्यूब को निगलेक्ट कर दो और dr स्क्वायर को, है ना, इफ dr इज वेरी स्मॉल तो उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन सर आप ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, अपन ने क्या किया कि देख भाई सीधी सीधी बात है, अपन को एक बात पता है कि जैसे अपन ने फुटबॉल लिया तो अपन ने कहा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपन ने कहा कि भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तो न्यूक्लियस में आ रही थी, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, तो वहां कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने कहा ठीक है, हमें एक बात पता है कि न्यूक्लियस को टच भी नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी 100 टाइम ज्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो अपन ने कहा ठीक है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ले जाते, एटलीस्ट वहां तक जहां तक की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होना चाहिए। और फिर उसके बाद फर्स्ट शेल में अपन ने कैलकुलेट किया था 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड, काफी दूर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वहां कहीं होगा और वो भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा। तो अपन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक रीजन दे देते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे वो इसी रीजन में रहेगा। तो उस रीजन को कैलकुलेट करो, तो अपन ने कहा ये थंब वाला जो है वो छोटा बॉल ले लेते हैं न्यूक्लियस में, ये वाला हो गया, और जो फिंगर वाला है इधर वाला वो बड़ा बॉल ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस के अराउंड एक छोटा बॉल, उस पर बड़ा बॉल, और वो दोनों के बीच में जो रीजन बन रहा है वहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अपन ने कहा उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, बड़े वाले फुटबॉल के वॉल्यूम से छोटे वाले फुटबॉल का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो दोनों के बीच का रीजन आ गया अपने वो, ओके सर, राइट ना। तो since dr is very small, since dr is very small,
सो dr क्यूब तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर, एंड dr स्क्वायर आर वेरी स्मॉल, है ना, आर नेग्लिजिबल, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अपन उनको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, दे कैन बी नेग्लेक्टेड, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट ना। तो अपन उनको नेग्लेक्ट करने वाले हैं। अगर अपन उनको नेग्लेक्ट करेंगे मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू नेग्लेक्ट करना है। अगर उसको नेग्लेक्ट करूंगा तो आई गेट देयरफॉर dv विल बी इक्वल टू, कितना बचा अपने पास, 4/3 पाई r क्यूब लेना है, तो इसके लिए क्या बचा अपने पास, दैट इज r क्यूब बच गया प्लस 3r स्क्वायर dr बच गया, और माइनस 4/3 पाई r क्यूब। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये 4/3 पाई r क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, सो dv विल बी इक्वल टू आया 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr, मतलब एक बार हो जाएगा ये प्लस 4/3 पाई ये हो गया इंटू 3r स्क्वायर dr माइनस 4/3 पाई r, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें 3 भी कैंसिल हो गया, सो व्हाट आई गॉट इज 4/3, 3 तो कैंसिल हो गया, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर dr। ये हो जाएगा। तो s के लिए जो ग्राफ है ना हमें, वो एक्चुअली में दिस वर्सेस r के लिए कहते हैं, मतलब जो साई स्क्वायर है उसकी जगह पर ये लिखेंगे साई स्क्वायर, राइट। तो अपन साई स्क्वायर की जगह वो ग्राफ लिखेंगे और फिर करेक्ट ग्राफ लिखेंगे सभी में। तो अभी मुझे सारे ग्राफ हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो अपन को ग्राफ मतलब अलग है, ठीक है ना। So that is, this is called, ये जो है ना, this is called the probability, लिखा था ना अपने, orbital probability density function। So orbital probability density function इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपने s के लिए क्या कर लिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, अब इसके बाद थर्ड शेल होगा, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। अब आपने s को किस में डिवाइड कर लिया, छोटे वॉल्यूम में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, उस टाइप से डिवाइड कर लिया आपने, ठीक है ना। तो अपन उसका ग्राफ लिख सकते हैं। इस क्लास के बाद आपका कोई क्लास है भी? हाँ सर, यस सर। सर 10 से 410 से। तो फिर बेटा अपन रुक जाते हैं, है ना, फिर अपन रुक जाते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये भी खत्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म। तो होमवर्क में दे दूं आपको? क्लास कैंसिल हो गया। वो मैथ्स रात वाला हुआ है। मैथ्स वाला क्लास है? नहीं सर, अभी वो तो एक फिजिक्स का क्लास रात- था नेक्स्ट, और एक रात को था फिजिक्स मैथ्स मैथ्स का, का था, वो रात वाला तो कैंसिल मैथ्स हुआ। का कैंसिल हुआ। अच्छा, रात वाला अभी है ना? हाँ हाँ सर। सर।